नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी का अपना मॉडल पेपर 33 है और आज के इस पेपर में अपन बुद्धि लब्धि का मापन कैसे होता है तथा इसके सिद्धांतों पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, जो कि पूर्व परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। आपके जितने भी टेट एग्जाम होते हैं देश में, सब में से प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। और साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अभी तक जो है वो अपनी यूनिट जो नंबर 3 है वो अभी चल रही है। यूनिट नंबर 3 के अपन मॉडल पेपर कर रहे हैं और यूनिट नंबर 2 तक साथियों, यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों को मिला करके देखें तो टोटल 30 टॉपिक वाइज टेस्ट हुए हैं, जिसमें 30 टेस्टों में प्रीवियस ईयर प्रश्न है आपके लगभग 800-900 प्रश्न साथियों। और इन प्रश्नों को अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें, और अगर कर लिया है तो निश्चित ही आपको बहुत ही शानदार कॉन्फिडेंस मिल गया होगा। यूनिट नंबर 1 और 2 में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। और चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने टेस्ट को। बुद्धि लब्धि से संबंधित रहेगा कि पहला प्रश्न कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो साथियों, यह कथन किसका होगा? यह कथन स्पीयरमैन का है, थॉर्नडाइक का है, रायबर्न का है या अल्फ्रेड बीने का है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा अल्फ्रेड बीने का यह जो है वो कथन रहेगा। ठीक है साथियों, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर प्रश्न साइकोलॉजी में कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं साथियों। और ये जो आपका प्रश्न आया हुआ है ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस बार भी आ सकता है, कोई दो राय नहीं है। चलिए दूसरा आपका प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे: बिने, रबेन, वेक्सलर और स्पीयरमैन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा साथियों? बिने। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिने थे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है आपका, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? केटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड बीने और वुडवर्थ। तो साथियों, यह कार्य भी किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया। ऑप्शन 3 रहेगा। अल्फ्रेड बीने ने ही 1882 में जो वो लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। तो मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया? तो साथियों याद रखिएगा, अल्फ्रेड बीने ने किया था। इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि शब्द को पहले किसने प्रस्तावित किया? बुद्धि लब्धि जो शब्द है उसको सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, बीने, साइमन, और तीसरा ऑप्शन है विलियम स्टेर्न और चौथा ऑप्शन है टर्मन। तो इसका उत्तर क्या रहेगा साथियों? बुद्धि लब्धि शब्द का पूछा है तो विलियम स्टर्न आएगा, और निश्चित ही इसका आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। और ये आंध्र प्रदेश स्टेट में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ठीक है साथियों, 2018 आंध्र प्रदेश स्टेट में आया हुआ प्रश्न है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जिस मनोवैज्ञानिक ने किया वह है: स्टेर्न, वेस्लर, बिटेन और टर्मन। तो मानसिक आयु की अवधारणा जो दी थी वो भी स्टर्न ने ही दी थी। ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका भी सही उत्तर रहेगा। फिर आपका बुद्धि लब्धि में क्या मापा जाता है? 1 सामान्य बुद्धिमत्ता, 2 एक कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यता, 3 तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता और 4 है भावात्मक बुद्धिमत्ता। तो बुद्धि लब्धि में जो है अपन क्या मापते हैं साथियों? सामान्य बुद्धि को ही मापते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की बुद्धि लब्धि की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? थियोडोर साइमन को, स्पीयरमैन को, अल्फ्रेड बीने को या विलियम स्टर्न को? तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा अभी अभी देखा विलियम स्टर्न को दिया जाता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। यह प्रश्न आपका 2019 में एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है साथियों। और जो पहले एक और इसी से संबंधित प्रश्न था वो आपका पूछा गया था आरपीएससी में। तो देखिए रिपीट होते हैं बिल्कुल प्रश्न निश्चित तौर पे। 8वां आपका प्रश्न है, काफ़ी सारे रिपीटेड प्रश्न तो मैं लेता भी नहीं हूँ, है ना। ये प्रश्न साथियों मैंने 31 नंबर टेस्ट में आपको दिया था, लेकिन फिर से दे रहा हूँ क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन हो गया था कि इसका आंसर क्या करें। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? निश्चित बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला साथियों होता क्या है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु, और बटा में आपकी आएगी वास्तविक आयु। वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, और गुणा में कितना आएगा? 100 आएगा। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन,
मानसिक आयु, मानसिक आयु और मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 100 से और फिर डिवाइड हो जाएगी वास्तविक आयु से, तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक आयु तो यानी कि मानसिक आयु यहाँ ऊपर 100 से ही तो गुणा इसलिए हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। लेकिन साथियों यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर कोई सा भी जो वो सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, ये भी गलत है, क्योंकि मानसिक आयु गुणा 100 जरूर, लेकिन ये बटा में आ गया है। फिर वास्तविक आयु बटा में गुणा 100 नहीं होगा, और यहाँ पर भी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 1 भी इसमें ठीक नहीं है। तो ऑप्शन अगर ठीक नहीं है तो इसको अपन क्या करेंगे, ये प्रश्न आपको एक प्रकार से बोनस दे करके जाएगा, एक बोनस अंक यहाँ होगा। बाकी इस प्रकार से अगर लिखा होता तब इसका सही आंसर होता। हिमाचल प्रदेश में ये टेट में साथियों 2020 में ये प्रश्न आया था, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न उसमें सही आया था, लेकिन यहाँ लिखने में जो वो प्रॉब्लम हुई है। बाकी यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कोई सा भी सही नहीं होगा, आपको एक बोनस अंक इसमें दिया जाता है। बाकी यही इसका उत्तर रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपका प्रश्न कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। एक बालक जो उसकी वास्तविक आयु अपने को दे रखी है वो 12 साल का है, और उसकी मानसिक आयु जो 15 वर्ष दे रखा है, तो अपने को फाइंड आउट करनी है उसकी बुद्धिलब्धि। तो IQ क्या होता है, IQ आपका होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु 12 और गुणा में 100 हो जाएगा। तो देखिए कट जाएगा आराम से, 3 पंजो 15, 3 चौक 12, 25, ठीक है, और 25 75, सॉरी 25 पंजो 125 25 पंजो 125, तो IQ कितना आ गया उसका 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो वो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। 10वां प्रश्न कि एक शिक्षार्थी की बुद्धिलब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि एक शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है, 2 शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए सहायक है, तीसरा शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, और 4 है शिक्षण कार्यों को सफल एवं प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो बुद्धिलब्धि का ज्ञान जो एक शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी है, तो बुद्धिलब्धि का ज्ञान अगर शिक्षक को होगा तो निश्चित ही साथियों किस चीज़ में फायदा होगा, शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। भाई बुद्धिलब्धि बच्चे का IQ का पता है, तो अपन 2 भागों में बच्चों को बांट सकते हैं, तो कम बुद्धि वाले एक अधिक बुद्धि वाले, है ना। IQ के आधार पे बांट सकते हैं थोड़ा बच्चों को, और उस हिसाब से उनको जो पढ़ा सकते हैं। कम IQ वालों का थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपन, अगर उनको अलग से पढ़ाएं, अलग टेक्निक से पढ़ाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। यह प्रश्न पूछा गया था MP टेट में 2019 में। 11वां प्रश्न आपका, यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष दोनों बराबर हैं, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। अब क्रमिक जो आयु होती है उसी को अपन वास्तविक आयु भी बोलते हैं, एक ही बात है साथियों। वास्तविक आयु और कालानुक्रमिक आयु एक ही बात है। तो ये भी 15 वर्ष है, और मानसिक आयु भी आपकी 15 वर्ष दे रखी है। यानी कि क्या होगा आपका मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु होता है, IQ क्या होता है मानसिक आयु, तो 15 बटा वास्तविक आयु वो भी 15, और गुणा में 100, 15 से 15 कटा, टोटल कितना आया 100 आया। और 100 IQ वाला व्यक्ति किस में आता है साथियों, उच्च में आएगा, सामान्य बुद्धि में आएगा, प्रतिभाशाली में आएगा, या आपका सामान्य बुद्धि से भी नीचे आएगा। तो साथियों इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, MP टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, तो उसकी बुद्धिलब्धि का वर्ग होगा। वही बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न, चीज़ें घुमा दी गई हैं। ये आपके पूछा गया था रीट 2018 में लेवल 2 में, और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, देखिए 9/9 वही 15/15 वाली बात है, और औसत क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न कीजिए, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स के करवाऊंगा, बोल रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नहीं करोगे आप ही का नुकसान होगा साथियों, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, और फ़ायदा ही आप लोगों को होगा निश्चित तौर पे। बिल्कुल सही मैटर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सफलता की एक प्रकार से हम लोग सुनिश्चितता आप लोगों के लिए करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। बहुत ही शानदार मेहनत करनी पड़ती है, और कर भी रहे हैं साथियों। तो आप भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आपका प्रश्न है, LM टर्मन के अनुसार बुद्धि का अर्थ है 1 लक्ष्य साधना की ओर अपने व्यवहार को बदल सकने का कौशल, 2 अमूर्त विचार का कौशल,
और 3 है भौतिक एवं सामाजिक परिवेशों के अनुरूप बनने का कौशल, और 4 है पारस्परिक संबंधों का विकास कर सकने की अंतर्गत शक्ति। तो टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्धि का अर्थ क्या है साथियों? अमूर्त विचार का कौशल, यानी कि बच्चा अमूर्त विचार कर सके ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो टर्मन बुद्धि का अर्थ क्या मानते हैं कि अमूर्त विचार की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अमूर्त विचार मतलब जो चीज़ अपने सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में फुल एकदम उसके दिमाग में उसकी आकृति बना लेना और उसके बारे में चिंतन करना या विचार करना, ये अमूर्त विचार के अंतर्गत आता है। तो टर्मन ने अमूर्त विचार को प्राथमिकता दी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अब अगला आपका प्रश्न है कि बुद्धिलब्धि का समीकरण किसने विकसित किया? स्टर्न ने, बीने ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने। तो बुद्धिलब्धि का जो समीकरण है वो टर्मन ने विकसित किया था। समीकरण क्या था अपना? मानसिक आयु था साथियों, ऊपर ही ऊपर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, और गुणा में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आपका क्या था? बुद्धि का समीकरण था। ठीक है, IQ का, बुद्धिलब्धि का। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु में होता है? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 और 50 वर्ष। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। किशोरावस्था में माना जाता है, तो 16 वर्ष, 15-16 वर्ष तक ये हो जाता है लगभग। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया। बुद्धिलब्धि जो संप्रत्यय है साथियों वो टर्मन के द्वारा विकसित किया गया और यही इसका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँ कि बुद्धिलब्धि की संप्रत्यय से संबंधित भी बात आती है। तो अपन वैसे तो इसका आंसर जो वो ये प्रश्न जो वो रीट लेवल 1 में आया हुआ है 2016 में। 2016 की लेवल 1 में ये प्रश्न आया था और वहाँ पे टर्मन आंसर माना गया था साथियों। लेकिन NCERT की जो किताबें हैं, NCERT जो है, NCERT की किताब में देखा जाए तो बुद्धिलब्धि संप्रत्यय स्टर्न के द्वारा दिया गया, वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में स्टर्न था ही नहीं, तो टर्मन इसका आंसर रहेगा। बाकी NCERT में जो है स्टर्न बताया गया था, ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि जिन बालकों की बुद्धिलब्धि खालिस्तान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 1 70 से कम, 2 70 से ऊपर, 3 80 से 100 के बीच और 4 इनमें से कोई नहीं। तो जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उनको जो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। और अगला प्रश्न है आपका कि साथियों ये जो प्रश्न था ये भी आपका 2016 रीट में आया हुआ था लेवल 1 में। 18वां प्रश्न है कि किस बुद्धिलब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? तो अपन जानते हैं 90 से लेके 109 तक जो वो सामान्य बुद्धिलब्धि में आते हैं। तो 90 से 110 वैसे है इसका, लेकिन टर्मन के अनुसार 90 से 110 है, 90 से 109 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा टेट में लेवल 1 में आया हुआ प्रश्न है 2017 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण और 7 उप परीक्षण। तो साथियों इसका आंसर रहेगा, ये पढ़ाया हुआ मेरा भाटिया बैटरी परीक्षण वाला। तो इसमें टोटल आपके जो उप परीक्षण है साथियों वो कितने हैं? वो साथियों आपके यहाँ पे उप परीक्षण टोटल जो रहेंगे वो रहेंगे 5 उप परीक्षण इसमें रहेंगे। जिसमें एक तो आपका कोहजा ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है, एक अलेक्जेंडर वॉस एलॉग टेस्ट है, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है और इमीडिएट मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट्स है। इसके अलावा एक पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट है। तो थोड़े बहुत ध्यान में होंगे, कोई ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। यूपी टेट का प्रश्न वैसे लेवल 2 में 2018 में पूछा था। बुद्धि मापन के लिए भाटिया बैटरी जो परीक्षण उसमें 5 उप परीक्षण टोटल है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा? तो 25 वर्षीय लड़का है तो 16 बट्टा 25 कर देंगे और गुणा में 100 कर देंगे। 25 चौक 100 होगा, 16 चौक 64 होगा, यानी कि 64 आ जाएगा। IQ बिल्कुल कमज़ोर बच्चा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए 21वां प्रश्न है कि प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। मौखिक क्षमता, समझ, 3 संख्यात्मक क्षमता और 4 है चित्र व्यवस्था। तो प्रदर्शन बुद्धि को मापने के लिए साथियों चित्र व्यवस्था का जो उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन बुद्धि, ठीक है, चित्र व्यवस्था उसकी कैसी, यानी कि एक प्रकार से अपन चित्र व्यवस्था में किस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि जैसे एक चित्र है उसकी अलग अलग भाग अपने
बच्चों को दे दिए और फिर उनको सेट करने की बोल दिया कि इन भागों को एक दूसरे के साथ आप सेट करें, है ना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था हो जाएगी वो आपकी होगी। ठीक है साथियों, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रदर्शन बुद्धि को मापने के लिए चित्र व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। ये प्रश्न जो है वो साथियों काफ़ी बार पूछा गया है कि शिक्षणीय वर्ग कौन सा रहेगा यहाँ पे। और ये प्रश्न जो पूछा गया है ये रीट लेवल 2 में, ठीक है, रीट लेवल 2 2018 में भी पूछा गया है इस प्रश्न को। और इसका जो आंसर रहेगा वो 2 आंसर इसके माने गए, एक ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 3। शिक्षणीय वर्ग 70 से 90 और 50 से 70, ये आपकी शिक्षणीय वर्ग माने गए। ठीक है साथियों, तो 70 से 90 और 50 से 70 ये शिक्षणीय वर्ग हैं, यानी 50 से चलें और 90 तक जाएं तो वो पूरा शिक्षणीय वर्ग ही है। ठीक है साथियों, IQ के आधार पे, तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकता है। चलिए 23वां आपका प्रश्न कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि और अवधान। तो आधार आयु जो है वो आपकी बुद्धि से संबंधित है। साथियों 1 से 5 तक जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको आधार लाइन बच्चों की सेट करनी होती है, आधार रेखा बनानी होती है, और वो लाइन बनती है साथियों उनकी एक प्रकार से उनकी बुद्धि वास्तव में कितनी है उस आधार पे ही, है ना। तो आधार आयु भी अपन उसको बोल सकते हैं, तो आधार आयु बुद्धि के आधार पे होगी, ऑप्शन 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, उसकी मानसिक आयु ज्ञात करो। बुद्धि परीक्षण में करता है 75 अंक, यानी IQ उसका कितना है 75 साथियों। IQ कितना है 75 उसका IQ है। और वास्तविक उसकी जो आयु दे रखी है साथियों वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 16 वर्ष दे रखी है। तो अपने को पूछा क्या है, अपने को मानसिक आयु पूछी है, ठीक है, अपने को क्या पूछी है मानसिक आयु पूछी है। तो देखिए साथियों IQ का फॉर्मूला यहाँ पे सीधा लगा दीजिए। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ का होता है आपका मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, ठीक है, और गुणा में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब देखिए साथियों इधर IQ आपको 75 दे रखा है, इधर मानसिक आयु आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इधर आपकी वास्तविक आयु आपको दे रखी है 16 और इधर गुणा में 100 है। तो ये 100 जो वो गुणा में तो इधर आएगा तो 75 के बटा में चला जाएगा सीधा सीधा, और ये 16 गुणा में आ जाएगा। तो देखिए साथियों आराम से हो जाएगा 25 × 75 25 चौक 100 4 चौक 16, और यहाँ पे मानसिक आयु आपकी आ जाएगी। तो 4 × 12 मानसिक आयु कितनी हो गई इसकी 12 वर्ष जो वो इसकी मानसिक जो है वो आयु हो गई साथियों। 12 वर्ष इसकी मानसिक आयु जो वो हो जाएगी। तो इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर 1 जो वो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो ऐसी मापनी क्या कहलाएगी, अनुपात मापनी इसको कहेंगे। यूपी टेट का प्रश्न है। अनुपात मापनी जो वो मानव व्यवहार की बुद्धि क्षमता मापने का एक यंत्र है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी जो वो होता है। तो एक प्रकार से मानव व्यवहार की बुद्धि का मापन करने के लिए, बुद्धि की क्षमता का मापन करने के लिए अनुपात मापनी को काम में लेते हैं, जिसमें परम शून्य भी आपका रहेगा। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है कि मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, 3 अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, आपका तीसरा ऑप्शन है निष्पत्ति परीक्षण द्वारा, चौथा है 2 तथा 3। तो ऑप्शन 4 सही होगा, 2 अथवा 3 जो इसका सही उत्तर साथियों रहेगा। RPSC स्कूल लेक्चरर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। मूक एवं बधिरों के लिए, यानी बोल न सकें एक प्रकार से उन लोगों के लिए, तो निष्पत्ति और अमौखिक दोनों ही रहेंगे। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर रहेगा। 27वां प्रश्न है साथियों आपका कि एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है। बोध, मैट्रिक्स तर्क, समानार्थक शब्द, और 4 है समानताएं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा साथियों। MP टेट का प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है, तो वो आएंगी समानताएं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा।
28वां प्रश्न है कि मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो कि खालिस्तान को मापता है। 1 मौखिक तर्क को, 2 योग्यता को, 3 व्यक्तित्व को और 4 अंग्रेजी कौशल को। तो मिनेसोटा पेपर फॉर्म जो बोर्ड परीक्षण है वो किसको मापता है साथियों? वो आपकी मापता है योग्यता को। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, ये भी ध्यान में रखना आपको। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? रीट में आया हुआ प्रश्न है, लेवल 1 में आया, 2018 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। तो बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है, जो सावधानी नहीं है वो बतानी है। ऑप्शन 1 है IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। तो ये तो सही बात है, बचना तो। अगला है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है। दूसरा क्षमता की मुख्य एवं तीसरा ऑप्शन है क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना। अगला है एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो ये बात भी ठीक है। और क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषता के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, यानी ये नहीं है कि IQ अच्छा तो मतलब एकमात्र विशेष क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषता IQ को ही न मान लेना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, IQ भी होता है, लेकिन एकमात्र विशेषता IQ ही ऐसा नहीं है, तो इसका उपयोग न करना यही बोला गया। तो ये बात भी ठीक है। अपने को जो सावधानी नहीं रखनी है वो बताना है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है। तो ऐसा नहीं है, और ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा। रीट लेवल 1 2018 का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह आपके हेडमास्टर की परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। 1 सामान्य अधिगम तत्परता का मापन के लिए, 2 मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, 3 मानसिक वृद्धि के अध्ययन के लिए और 4 है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए। तो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किस चीज़ में नहीं करते हैं साथियों? तो वो करते हैं अपन मानसिक स्वास्थ्य को पहचानने में, यानी कि मेंटल हेल्थ इसमें नहीं देखते हैं अपन, है ना। बुद्धि लब्धि जरूर देख सकते हैं, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का कैसा ये इसमें चेक जो वो नहीं किया जाता। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। साथियों 30% थे आपके बुद्धि लब्धि के मापन से और सिद्धांतों से। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो निश्चित ही आपको लाइक भी करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। और अगले वीडियो में अपन बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को लेंगे। तो तैयार रहिएगा साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टेस्ट में बुद्धि के सिद्धांतों के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।